दैट इज एनपीओ। ओहो, एनपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो एनपीओज होते हैं, ये जो एनपीओज होते हैं, क्या ये भी अकाउंटिंग करते हैं क्या? ये अकाउंटिंग नहीं करते? करते। ठीक है, तो कुछ स्कूल में था ये? स्कूल में था? नहीं, आई थिंक तो नहीं था। सीयूईटी में था, है ना? तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं, इससे पहले आपने फाइनल अकाउंट्स करा था, ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो एक इंसान है, देखो बेटे, वो दो एंगल से बिजनेस करता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये इंसान जो है, अगर वो बिजनेस कर रहा है, तो या तो इसकी इंटेंशन होती है क्या जी? प्रॉफिट मोटिव। और ये आपने पढ़ लिया है। अगर मैं प्रॉफिट मोटिव के एंगल से बोलूं, तो हम लोगों ने क्या क्या बनाना सीखा? एग्जैक्टली, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। ये आपने बहुत अच्छे से देख लिया। एसी चल रहा है भाई दोनों? एक बार पीछे वो भी एक बार कर देना बच्चों को। वंश एक बार कर दियो, उसको भी ऊपर कर दो, मुझे लग नहीं रहा चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपका प्रॉफिट मोटिव होता है तो आप क्या बनाते? ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। ये वाला नहीं है दोस्त, वो हाँ यही वाला होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है सर? सोशल वेलफेयर। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन चल तो रही है, सेल कर रही है, पैसा भी चार्ज कर रही है, पर उसके पीछे इंटेंशन क्या है? प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा, या एक बस जितना आए उतना लग जाए और कहानी खत्म। क्या मैं कह सकता हूँ सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये लोग क्या बनाते हैं जो सोशल वेलफेयर करते हैं? ओके, एक तो अकाउंट क्या बनता है भाई? इनकम। वैसे मेरे को सबसे पहले, वैसे सीक्वेंस का ऐसा कुछ नहीं है, तो ये क्या बनाते हैं सबसे पहले तो? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद बच्चे, ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट। और जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत सीयूईटी में पढ़ा है शायद से, तो आपने देखा होगा कि सर ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनती है और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनती है। मतलब सर, मतलब ये बेटे कि अगर अभी अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है? 24-25। तो अगर मैं पहले इधर की बात करूं, ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा बनेगा? कह सकता हूं 24-25 पीएनएल। कब का? 24-25 बैलेंस शीट। 24-25 की नहीं बेटे, 31 मार्च 2025। ये सारी बातें सीख ली हैं जी आपने। लेकिन अगर मैं रिसीट्स एंड पेमेंट की बात करूं, तो ये कब का बनेगा? 24-25 इनकम एंड एक्सपेंडिचर। 24-25 बैलेंस शीट जो ओपनिंग होगी वो कौन से दिन की बनेगी? 1/4/24 कह सकते हैं। और क्लोजिंग कब की बनेगी? 31 मार्च 25। अब मेरा आपसे सवाल, क्या आप किसी एनजीओ को जानते? जानते? एनी एनजीओ कोई बच्चा गया हो? नहीं? सोचो बेटे, हो सकता है आप एनजीओ को बहुत अच्छे से जानते हो और आप पहचान ना पा रहे हो। हो सकता है आप एनजीओ में ही बैठे हो और आपको पता ही नहीं बेटा आप एनजीओ में बैठे हो। क्या लग रहा है, एनजीओ एडयू जंक्शन जो है ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाता होगा, या रिसीट्स एंड पेमेंट? रिसीट्स एंड पेमेंट, रिसीट्स एंड। इससे पहले आप कोई और आंसर दे, पहले ही मैंने बोल दिया बेटे रिसीट्स एंड। ठीक है, सो बेसिकली क्या मैं कह सकता हूं, एक एनजीओ के अंदर क्या होता है सर? इंटेंशन ये नहीं है जितना इनफ्लो आए मैक्सिमम केस में आउटफ्लो खर्चा और वो हो जाए,
तो बेसिकली सोशल वेलफेयर। बट एनीवेज, वैसे आपने देखा है कोई इन रियलिटी आप में से कोई बच्चा ऐसे है जैसे कि कॉलोनी के अंदर सोसाइटी होता है ना, RWF, आपने देखा है? तो वो लोग एनजीओ होते हैं क्या? होते हैं। ठीक है, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसे सोसाइटी कॉन्सेप्ट में रहता है जिसमें ऐसा होता है कि सर कुछ पर मंथ हम लोग को 500 रुपए 1000 देने पड़ते हैं फॉर सोसाइटी वेलफेयर, ठीक है, तो एक एनजीओ जैसा ही ऑपरेट हो रहा है। ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स हैं, मल्टीपल चीजें वो देखेंगे, लेकिन यस आप कह सकते हैं अगर कोई एनजीओ है तो बेसिकली उसको ये सब बनाना है। एक बार बच्चे इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे देखेंगे कहानी। हाँ, पर उस टाइम बात करनी थी कुछ, अब भैया हाँ जब काम आएगा तो फिर। जी साहब। सर ये एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है सर जी? इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे, 10 से 15 नंबर का आपको आराम से दिखेगा। हाँ सर, 10 to 15 मार्क्स। ओके, नोट कर लिया बच्चों ने? चलिए, तो आइए अब एक एक स्टेटमेंट के बारे में पहले समझते हैं। हाँ बच्चों ठीक है, रेक्टिफिकेशन तो मैंने डाल दी है, बस मैंने आप लोगों का प्लेलिस्ट बनाया, पर पब्लिक उसमें जाओगे आप वीडियोस का सीक्वेंस बना तो रेक्टिफिकेशन डाला हुआ है 4 लेक्चर। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज समझिएगा। सबसे पहले हम लोग एक स्टेटमेंट का नाम लिखते हैं, दैट इज, अच्छा एक ऐसी चीज पूछ रहा हूं, क्या एक एनजीओ भी जर्नल एंट्री डालता होगा? एग्जैक्टली exactly. तो इनका भी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो वही है, ठीक है। जर्नल एंट्री, फिर उसके बाद लेजर, देन उसके बाद ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद क्या हो जाता है बेटा, या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर आपको कायदे से बोलूं, रिसीट्स एंड पेमेंट जो है ना, आप ये कह सकते हो वो एक लेजर जैसा है, ठीक है। तो बेसिकली मैं लिख तो देता हूँ रिसीट्स एंड पेमेंट, बट रिसीट्स एंड पेमेंट एक लेजर होता है। कौन सा लेजर होता है बताओगे? कैश बुक होता है, ठीक है। रिसीट्स एंड पेमेंट, और उसके बाद क्या बन रहा होता है? बैलेंस। ठीक है, तो प्रोसेस वही है, ठीक है। आइए अब हम सबसे पहले देखते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट का। ओके, तो सबसे पहले कुछ रिसीट्स एंड पेमेंट के बारे में लिखेंगे भी। ठीक है, तो रिसीट्स एंड पेमेंट का सबसे इजी क्या मैं कह सकता हूं, इट इज जस्ट लाइक कैश। ये एकदम कैश बुक जैसा है। ओके, मतलब सर कैश बुक जैसा मतलब इट रिकॉर्ड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ऑन। इनफ्लो को कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्या लग रहा है, विच साइड? एग्जैक्टली, ऑन डेबिट साइड। एंड आउटफ्लो को बच्चे क्रेडिट साइड ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट। अच्छा एक बात बताओ, इनफ्लो के अंदर कैन बी रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, मतलब जैसे मैं सेल कर रहा हूं पैसा आ रहा है, या लोन लेना भी इसमें आ जाएगा? लोन, हाँ।
जैसे सपोज करो एक एनजीओ को डोनेशन मिला होता है ना, एनजीओ को डोनेशन मिलती है, तो क्या वो आएगा रिसीट्स एंड पेमेंट में? बिल्कुल आएगा। ठीक है। और अगर एनजीओ कोई चीज सेल कर रही है तो वो भी आएगा। तो भाई इनफ्लो कैसे आ रहा है मेरे को मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है पैसा आ रहा है, रिकॉर्ड होगा भाई। इनफ्लो कैन बी रेवेन्यू इन नेचर और कैपिटल इन नेचर। ओके। सिमिलरली आउटफ्लो को क्या बोलूंगा? कैन बी रेवेन्यू इन नेचर और कैपिटल इन। अगर लॉजिकली बोला जाए तो मैं कोई आपको नई बात थोड़ा ना बता रहा हूँ, कैश बुक ही तो है ये। ठीक है, क्या ही कर रहा हूं मैं, डेबिट क्रेडिट में कैश बुक ही तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चे, चलिए ओके। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल और फिर देखते हैं। जैसे सपोज करो आप सभी बच्चे जब घर से निकलते हो तो कुछ कैश लेके चलते हो या नहीं? लेके चलते हो। कितना, जैसे कितना कैश? 100 रुपए। ठीक है, तो मान लो नितिश जी आज आप कितने रुपए लेके चले? अभी 100 बोल रहा था यार तुम। क्या मैं ले थोड़ा ना ले लूंगा तेरे पैसे की आधे कर देंगे, सर ले लेंगे 100 रुपए। 100 रुपए। और फिर कैसे आते हो आप? ऑटो से आते हो चला के या बैठते हो पीछे? हाँ, पीछे बैठते हो। ठीक है, तो कितना लगता है ऑटो का? 20 रुपए। अभी इसका मतलब तुम्हारे पास 30 रुपए पड़े हैं, ऐसा है ना? वैसे घबरा गए जैसे मैं ले लूंगा और फिर चाय का 20 रुपए लगेंगे। एनीवेज एग्जाम्पल बनाते हैं। मान लो आज क्या डेट है बच्चे? ओहो, 11 तारीख। राखी के बाद पैसे खत्म हो गए नीतीश जी के। ठीक है। ठीक है, तो 11 ऑगस्ट 25 को नीतीश जी के पास मम्मी ने कितने रुपए दिए बेटे? 50 रुपए। यार तू कैश में कंफ्यूज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट कैसे 100 है कि 50 है? तू काउंट कर अभी, काउंट कर। मेरे हिसाब से तेरे पास एक भी रुपया नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही दिखा रहा है कि पैसे हैं इसके पास। है? हाँ, ये देखो 20 रुपए निकले हैं, देखो कितने रुपए हैं? 30 रुपए है। देखा, मेरे को भरोसा नहीं है। 10 रुपए उधर दे दिए। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। मान लो बेटे नीतीश जी के पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए। और भाई ये ऑटो से आया, ऑटो का खर्चा कितने का? 20 रुपए का। ऑटो वाले भैया को 20 रुपए दिए क्या उधारी पे? हाँ, कैश दिया था। ठीक है, वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए नीतीश जी के पास इसका मतलब कितने रुपए होने चाहिए? 80 रुपए। लेकिन बेटे हुआ क्या कि बेसिकली जब ये इंस्टीट्यूट आया ना, ये मैंने पता नहीं पहले बताया हुआ नहीं बताया हुआ। ठीक है, जब ये इंस्टीट्यूट आया तो मैं भी उसी टाइम आ रहा था। ठीक है, और बेटे मेरी पॉकेट से 500 रुपए गिर गए। ठीक है, और नीतीश जी ने देख लिया, मतलब सामने से आ रहा था। और वैसे तो ये सीधा सीढ़ियां चढ़ जाता मतलब, लेकिन उस दिन आके ऐसे ऐसे पैर छूने लगा बेटे। ठीक है, मैंने कहा बहुत ही अच्छा बच्चा, मैंने गॉड ब्लेस यू बोला। और बेटे ने पैर छूने के साथ ही 500 रुपए उठा लिए। ठीक है, गॉड ने उसी टाइम ब्लेस कर दिया इसे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए नीतीश जी अगर ऐसा हो, मुझे नहीं पता लगा मेरे 500 रुपए गिरे, आपको पता है, आपने उठा भी लिए विद ब्लेसिंग्स। ठीक है, क्या आप वो पैसे मुझे वापस करोगे? बिल्कुल भी नहीं। बच्चों क्या वापस करनी नहीं चाहिए? हाँ, नहीं करनी चाहिए। बताओ बेटे, आप ये चाहते हो कि मेरा नुकसान हो? ठीक है बेटे, अभी एग्जाम्पल खत्म कहा हुआ पूरे। ठीक है, तो बेटे हुआ क्या कि बेसिकली नीतीश जी ने थ्रू थेफ्ट और रॉबरी कितने रुपए आ गए नीतीश जी के पास? 500। और बेटे पैर छू के इसने बोला गुड मॉर्निंग सर। मैंने कहा वेरी गुड मॉर्निंग, मुझे नहीं पता था बेटे। ठीक है, और क्लास में इसने सबको फैला दिया। अगर इतने भाई आ गए पैसे तो अपने फ्रेंड्स को पार्टी देगा या नहीं देगा? आप कह रहे हो पैसे उठा ले, देखो किसी को पार्टी भी नहीं दे रहा। हाँ हाँ हाँ।
ठीक है। तो अब बेटे इसके 500 रुपए है। ठीक है, एज्यूम कर रहा हूं मैं कि ये अपने दोस्तों को सबको ड्यूरिंग क्लास ही बोल रहा है कि आज पार्टी तुम्हारा भाई देगा। ठीक है, तो इसने सब बोल दिया मोमोज खिलाऊंगा, बर्गर खिलाऊंगा मैं, बहुत अच्छी बात। ठीक है, अब हुआ क्या बच्चे, जब ब्रेक हो गई फिर अगली क्लास हुई। ठीक है, रोहित सर की क्लास उसके बाद हुई। फिर जब ये जाने लगा, जब ये जाने लगा तो बेटे, जब ये जा रहा था मैं भी घर जा रहा था, और इसकी पॉकेट से 550 रुपए गिर गए बेटे। ठीक है, और अब की बार देखा किसने बच्चे, मैंने देखा। पर ऑब्वियसली अब ऐसे तो नहीं करूंगा ना, पैर छू लूंगा मतलब। ठीक है, सो बेसिकली मैंने देखा, मैंने कहा जाने दो इसको, कोई बात नहीं। ठीक है, और मैंने उठा लिए, और इसके पैसे लॉस्ट हो गए बेटे, लॉस्ट एंड फाउंड। कितने रुपए? 550। वैसे तो सारे ले लेता मैं, पर कोई बात नहीं। ठीक है, 550 रुपए मैंने ले लिए, और मैंने नीतीश जी को रोका। मैंने कहा नीतीश जी, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, क्या मुझे नीतीश जी के पैसे ऐसे लेने चाहिए थे? सारे एक साथ हो तुम्हारे, तुम्हारा रेक्टिफिकेशन के साथ आज एक और चैप्टर जोड़ रहा हूं मैं। एनपीओ का ही टेस्ट है बेटे आज तुम्हारा। हाँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप मुझे बताइए, उसके बाद नीतीश जी को नहीं पता, और नीतीश जी ने बेसिकली मोमोज खा लिए, और पर उधारी के खा लिए, क्योंकि जब इसे पता लगा इसका पैसे ही नहीं है। पर बेटे मोमोज की प्लेट तो बन चुकी थी, इसको लग रहा था इसके पास बहुत पैसे हैं। और जब उसने पॉकेट में देखा तो कितने रुपए थे इसके पास वैसे? 30 रुपए। ओ माई गॉड। तो इसने पैसे तो दे नहीं पाया, इसने उधारी पे मोमोज खाए। मेरा आपसे सवाल, उधारी पे मोमोज खाए, कितने रुपए की प्लेट थी सर? 50 रुपए की। मेरा आपसे सवाल, क्या मैं -50 करूं? उधारी पे खाए हैं। मोहम्मद वाले भैया के सामने खड़ा है। हाँ, 50 रुपए की प्लेट खाई। जब पैसे देने थे तो इसके पास पैसे नहीं थे, तो इसने बोला भैया कल पक्का दे दूंगा। तो सवाल ये है कि क्या -50 करूं या ना करूं? बिल्कुल भी नहीं करूंगा, जेब से पैसे नहीं जा रहा, कैसे कर दूंगा? तो बेसिकली इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, समझ रहे हो? फिर इसने रास्ते में एक इंसान से लोन ले लिया बेट, लोन टेकन, ऐसे ही। ठीक है, 100 रुपए का लोन ले लिया, लोन टेकन ₹100। अब मेरा आपसे सवाल, इधर आएगा क्या या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर, पैसे बढ़ गए सर। कितने रुपए हो गए? पहले के भी चल रहा है मैडम, है ना? कितने हो गए? 130। अब आगे सुनिएगा बेटे, इसने रास्ते से कार खरीद ली। ओ माई गॉड, ₹80 की बेटे, डिफेंडर बेटे। ठीक है सर, काश ऐसा टाइम आ जाए। हाँ, डेली एक एक डिफेंडर बन लेंगे फिर तो। ठीक है, 80 रुपए की डिफेंडर खरीद ली, फिक्स्ड एसेट, सबसे महंगी गाड़ी। आप मुझे बताइए, ₹80 इसने कैश में दे दी और गाड़ी खरीद ली बेटे। आया तो ऑटो से था, लेकिन जा डिफेंडर से रहा है बेटे। आप मुझे बताइए, 80 माइनस करूं या ना करूं? बिल्कुल करूंगा, पर ये तो फिक्स्ड एसेट है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई? मैं, कोशिश मेरी यही है, पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है कि रेवेन्यू है कैपिटल है क्या है। मुद्दे की बात यो है, जो पैसा बच गया, क्या मैं कह सकता हूं वही इसका कैश इन हैंड जब दिन खत्म हुआ, सॉरी 11 तारीख को इवनिंग में, कितने रुपए रह गए नीतीश जी के? ओके, घर से निकला कितने पे था बेटे? कितने रह गए? 50। और डिफेंडर और आ गई घर। मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है? बेटे मेरे को क्या करना है, रिसीट्स एंड पेमेंट, यही तो होता है। एक एनजीओ जो है, अगर मैं आपको बोलूं, एक एनजीओ है, वो 1/4/24 को अपना ओपनिंग बैलेंस बताएगा। शुरुआत 1/4/24 से होगी, पूरे साल में इनफ्लो एंड आउटफ्लो होगा बच्चे, और उसका 31 मार्च 25 को क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। मुझे बताइए, मेरे को इसमें कोई नई बात थोड़ा ना सिखानी है। एक एनजीओ पे जो भी रिसिप्ट आ रहा है मैं डेबिट साइड पे लिख दूंगा, पेमेंट आ रही है क्रेडिट साइड पे लिख।
आपको दिमाग ही नहीं लगाना, रेवेन्यू है, कैपिटल है, लोन है, सेल है, इट्स जस्ट इनफ्लो और आउटफ्लो विच इज टू बी रिकॉर्ड। क्लियर है बच्चे? तो आइए सर जी फॉर्मेट बनाते हैं सीधे। ठीक है, ये तो ऐसा कोई रिकॉर्ड करने का वो है नहीं। आइए सीधा फॉर्मेट बनाते हैं और देखते हैं क्या क्या आता है बच्चे रिसीट्स एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैं कौन से साल का बना रहा हूं बच्चे? 24-25। ओके। तो जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा 1/4/24 वो डेबिट साइड पर आ जाएगा, क्योंकि ये कैश बुक है, एकदम कैश अकाउंट है। ठीक है। अब आप मुझे बताइए जनरली एक एनजीओ क्या रिसीव करता हो? कैश। किस लिए, क्यों आ रहा है एनजीओ के पास कैश? डोनेशन। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमन जो आपको दिखेगा। ठीक है, आप ये कह सकते हैं डोनेशन, कुछ डोनेशन बच्चे जनरल होती है, इंसान आते जाते पैसे दे गया। ठीक है, और दूसरी कौन सी होती थी? स्पेसिफिक डोनेशन। हालांकि क्या ट्रीटमेंट हो बाद में देखेंगे, पर बस मैं थोड़ा नोट्स बनाने के लिए सही से लिखवा रहा हूं। और आपको ध्यान है कि एक बहुत ही कॉमन वर्ड होता था जो, मतलब अभी मैंने सिखाना है आपको, एक सब्सक्रिप्शन। ध्यान है कुछ? सब्सक्रिप्शन होता है, हर महीना मेंबर्स कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, जैसे रेजिडेंशियल एरिया में होता है हर महीना 500 रुपए देना है भाई, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी जानी है। ठीक है, गार्डन मेंटेनेंस है, सीसीटीवी मेंटेनेंस है। ठीक है, सो बेसिकली एक वर्ड होता था सब्सक्रिप्शन रिसीव। और क्या डालूं? और बताइए कुछ सोच के। हाँ जी, चैरिटी डोनेशन में आ गई। ठीक है, और कुछ एक एनजीओ क्या करेगा? अब कोई भी नॉर्मल कुछ भी चीज सोच सकता है, फिक्स्ड एसेट बेच सकता है। ठीक है, तो बेसिकली टू फिक्स्ड एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट बेचने से। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी चीज, अगर मैंने 100 रुपए पे बेचा, ठीक है, छोटी सी चीज मैं क्या कह रहा हूं, सेल प्राइस 100, बुक वैल्यू 80, प्रॉफिट कितने का हुआ? यहाँ क्या आएगा जी? एग्जैक्टली exactly। मेरे को क्या लेना प्रॉफिट? प्रॉफिट से फालतू का डेटा है ये, क्या करूं इसका? पैसा है, 100 रुपए, खत्म बात। समझ रहे हो? तो समझना है कि पर्पस भी समझ आना चाहिए हमें। 100 रुपए आएगा बच्चे। सर और डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड अगर कुछ भी होगा डाल देंगे बेटे, जो भी। अच्छा लोन आ जाएगा, लोन टेकन, है ना? लोन टेकन, देन यू कैन से इंटरेस्ट रिसीव्ड, देन यू कैन से डिविडेंड रिसीव्ड। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, वो तो क्वेश्चन के अंदर देख लेंगे कि क्या है। ठीक है बच्चे, अब आप मुझे बताइए पेमेंट साइड में कह सकता हूं जो भी खर्चे होंगे। ठीक है, रेंट दे रहे हो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सैलरी, वेजेस, वॉट एवर, सारा पेमेंट साइड पे। तो आइए लिखते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, आप डेवलप्ड हो, रेंट एक्सपेंस लिखूं या रेंट पेड लिखूं? फर्क होता है दोनों में। 100 रुपए का खर्चा है, 70 रुपए की पेमेंट है, कितना दिखाऊंगा? 70 दिखाऊंगा भाई। कैश की बात चल रही थी ना हमने, तो आप ये सारी चीजों में रेंट पेड, उसके बाद सैलरी, कोई भी अमाउंट हो जी, पैसा गया तो बस माइनस हो जाएगा। और वेजेस डाल दीजिए, पेड ही है सारे। ठीक है, अब कुछ टेक्निकल वर्ड्स लिख देता हूं। एक होता था ऑनरेरियम, सुना है कभी?
एनजीओ कभी कभी क्या होता है, कोई फंक्शन करता है तो अपने चीफ गेस्ट को लेकर आता है, बोलता है आप आइए, शाम को 6 से 8 बजे का फंक्शन है, उसके आपको 15,000 दे दिए जाएंगे। मुझे बताइए ऐसे होता होगा नहीं होता होगा? बिल्कुल होता है भाई। तो फिर उसमें क्या हो जाएगा बच्चे, ऑनरेरियम का खर्चा आ जाता है। अच्छा डेप्रिसिएशन लिख दूं क्या? लिख दो सर, डेप्रिसिएशन कैश की बाजार में डेप्रिसिएशन भी जाएगा इधर, बिल्कुल उसमें जाएगा। समझ रहे हो, डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है। और कुछ, अरे बेटे कोई भी नाम आएगा, पेमेंट जारी होगी तो ले लेंगे, जैसे रीपेमेंट ऑफ लोन, इन्वेस्टमेंट परचेज करना, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट लिख सकते हैं। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, मेरा आपसे सवाल कैश में कि उधारी में? कैश में ही है ना सर। फिक्स्ड एसेट हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गया, ये सारा आ गया बच्चे। बताइए सर जी, क्लियर है? कॉल फॉरवर्ड करने के बाद चलिए आप मुझे बताइएगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये कौन से दिन का आ जाएगा बच्चे? 31 मार्च 25, है ना? और इस तरीके से आपका लेजर बंद हो जाएगा, इसमें से कोई ना कोई बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, क्लोजिंग नहीं दिया होगा, जो भी होगा। ठीक है ना? ओके। आई नेक्स्ट बनाते हैं जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन से साल का बनेगा? 24-25। पहले इसके बारे में लिखना था। ओ, जगह है, या फॉर्मेट के नीचे लिख लो या पहले लिख लो, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में पहले लिखते हैं बच्चे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एकदम किसके तरीके जैसा है? इट इज जस्ट लाइक PNL भाई, मेरे को कुछ सिखाना ही नहीं, मेरे को कुछ। इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये साथ साथ लिख लेना बेटे, लास्ट डे ना बस यही वाले पॉइंट पढ़ के ना स्टार्ट होता है फिर चैप्टर। इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस। It records expenses on debit side and income on credit side of PM। खर्चों को डेबिट साइड पे लिखा जाता है और इनकम को क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। अगर आपके एक्सपेंस कम है इनकम से तो क्या बोला जाता है? बच्चों वाली बात है, हाँ, सरप्लस बोला जाता है, नेट प्रॉफिट मत लिख देना। और अगर आपके एक्सपेंस ज्यादा है इनकम से तो क्या हो जाएगा रे? डेफिसिट। एग्जाम्पल ले लो रे, 70 और 100 है, तो सरप्लस कितने का आ जाएगा? 30 का। 800 का खर्चा, 600 की इनकम, तो डेफिसिट कितने का आ गया? 200। ये सारा सेटेगा। आइए फॉर्मेट बनाते, क्या क्या खर्चे आ जाएंगे, नाम बताओ कुछ। रेंट। अच्छा, अब एक चीज पूछता हूँ, आपको आती है वैसे। खर्चा 100 का है, पेमेंट 140 की करिए। खर्चा 100 का है, रेंट देना कितने था? 100 का। ऐसे ज्यादा दीजिए सर, 140 दे दीजिए। कितना रिकॉर्ड में? 100। 100 रुपये करूंगा भाई, ड्यू बेसिस पे चल रहा है। ठीक है। बेसिकली ना,
इट रिकॉर्ड्स एक्सपेंस एंड इनकम ऑफ पीएनएल। एक ना आप यहाँ पे लिख लीजिए वरना आप भूल जाते हैं, ब्रैकेट में किस बेसिस पे रिकॉर्ड हो रहा है बच्चे, ऑन ड्यू बेसिस। ओके, तो रेंट, और बताओ कोई भी खर्चा बताते जाओ बस अब तो। डेप्रिसिएशन, उसके बाद बच्चे सैलरी, देन इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, मिसलेनियस कह सकता हूं, ऐसे कितने खर्चे बन जाएंगे। इंटरेस्ट का खर्चा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, एक दो लिख देते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, एडवर्टाइजमेंट भी आ जाएगा, कोई भी खर्चा जो भी धंधे का है। और बताओ कोई और खर्चा अगर ले रहे हो तो। ऑनरेरियम भी आ जाएगा, बिल्कुल। ऑडिट फीस भी आ जाएगा। जितने भी तुमने पीएनएल के अंदर सीखे ही हुए हैं, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, जो मर्जी खर्चे बना लो, सारे के सारे डेबिट पे आ जाएंगे। हाँ जी मैडम। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, रिपेयर का कह सकते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कह सकते हैं। इनकम साइड पे एक मेन चीज होगी बच्चों, कौन सी मालूम है? हाँ, उसी के ऊपर ही हमारी क्लास जाएगी, आज की तो नहीं, नेक्स्ट क्लास जो होगी। आज तो फॉर्मेट और बनेगा जैसे बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है देखेंगे। और क्या आता है भाई क्रेडिट साइड पे? कैन आई से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कैन आई से इंटरेस्ट रिसीव लिखूं कि इनकम लिखूं? इनकम, ध्यान रखिएगा। और ले देखे भाई, बैलेंसिंग फिगर जो आएगी, अगर तो इस तरफ आ गई डेबिट साइड पे, तो आप सरप्लस बोल देंगे, और इसको क्या बोला जाता है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, है ना। और अगर उधर होगा तो क्या बोलेंगे बच्चे? बाय डेफिसिट, और इसको बोला जाता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम। ओके, और बेटे ये सारा का सारा आपका बंद, ये सारा क्लियर है? हाँ जी मैडम। जैसा पीएनएल में जितने भी आपने देखे हैं, वेंटेड रिकवर्ड, जो मर्जी ले लो आप, पीएनएल ही है। वैसे एक नया वर्ड बस क्या था, सब्सक्रिप्शन अगर कहूं, बाकी तो सारा ही वही है, इनकम उधर आ रही। इंटरेस्ट इनकम। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, सपोज करो सेल प्राइस 100, बुक वैल्यू 70, प्रॉफिट कितना, कितना आएगा बाहर? 100। हाँ, टीसी तो आएगा रे। दूसरी बात, ऑनरेरियम अगर ड्यू है 5 लाख, पे करा है 1 लाख, 6 लाख। पहले का ड्यू नहीं है, साल का खर्चा है 5 लाख का, तूने पे कितना करा? 1 लाख। 5 लाख आएगा, सिंपल सा है, ड्यू जितना है वो खर्चा है मेरा। और अगर पे कुछ भी ना करा होता तो 5 लाख, और अगर पेमेंट 5 करोड़ की कर दी होती तो
5 लाख ले दे के बेटे आपको एक कॉन्सेप्ट को पकड़ना है बस, समझ रहे हो? बाकी सब तो साथ में अपने आप जुड़ते जाते हैं। बताइए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लियर है? ओके। वैसे तो बैलेंस शीट में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी बेटे अगर फॉर्मेट बन रहा है तो बना लेते हैं। बैलेंस शीट दो बनेंगी बच्चे, एक बनेगी 1/4/24 की। 1/4/24 का जो बनाओगे ना, 5-6 लाइनों के नीचे पहले नोट लिख लो, नोट एक बार दिमाग में आ गया। क्यों बनाते हैं हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट? क्यों, क्या जरूरत पड़ेगी? व्हाई नॉट जस्ट क्लोजिंग? व्हाई वी नीड ओपनिंग बैलेंस? क्योंकि ना आपको ना कैपिटल नहीं दिया होगा, समझ रहे हो? तो जनरली आपको बता रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन में कैपिटल फंड गिवन नहीं होगा। तो क्या दिया होगा? ओपनिंग की काफी चीजें दी होंगी और ओपनिंग की लाइबिलिटी दी होंगी। तो मैं बैलेंसिंग फिगर को क्या ले लूंगा बेटे? कैपिटल फंड। तो यही बात अपने नोट में लिखनी है। जनरली वी प्रिपेयर opening balance sheet because we have to find out capital fund as on 1/4 मतलब 1/4 जो भी डेट है उस डेट को आपको फाइंड आउट करना है। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके। और अगर आप बैलेंस शीट में आ गए तो बैलेंस शीट में मैं एसेट ऐसे ही जनरली लिखूंगा। क्या मैं कह सकता हूं मेरे फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे? ठीक है, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, इनटैंजिबल एसेट भी आ जाएंगे, लिख देता हूं। इनटैंजिबल एसेट्स भी आ जाएंगे। जो अच्छे पॉइंट है वो डिस्कस कर रहा हूं। मेरा आपसे सवाल है, एक वर्ड होता था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो वो एसेट होता था, लाइबिलिटी होती थी? क्या होगा? एसेट होता। एनजीओ ने सबसे पैसे लेने होते। मैं अगर मान लो मैं एनजीओ, मैंने आपसे पैसे लेने हैं, हर किसी से 500 रुपए महीने के लेने हैं। अगर आप नहीं दोगे, मतलब ड्यू हो गया है, तो उसको क्या बोला? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो मेरे लिए तो एसेट है ना बेटे, अकाउंटिंग तो एनजीओ के लिए हो रही है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मेरा एसेट होता है बच्चे, समझ रहे हो? ओके। देन आप ये कह सकते हैं, और तो यार करंट एसेट्स लिख लो बस। हाँ, करंट एसेट्स, कैश, ठीक है। ओके। अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं तो एक वर्ड होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। मैंने आपसे साल के 500 रुपए लेने थे, आपने मुझे 800 रुपए दे दिए। बताओ कितना एडवांस आ गया मेरे पास? 300 रुपए। तो बेटे लायबिलिटी दिखाऊंगा, और क्या दिखाऊंगा? जितनी एडवांस में लायबिलिटी होती है, समझ रहे हो? देन यू हैव, यू कैन से सर बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, ठीक है। और अगर कोई डोनेशन है, मेरा आपसे छोटा सा सवाल, ये जनरल डोनेशन होती है या स्पेसिफिक डोनेशन? स्पेसिफिक, क्योंकि स्पेसिफिक बैलेंस शीट में जाती थी, जनरल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चली जाती है ना? तो वो सारी बातें करेंगे। स्पेसिफिक डोनेशन अगर पहले से है, और बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा बच्चे मेरा? कैपिटल फंड, दिस विल बी माय बैलेंसिंग। बड़े क्वेश्चन होंगे बच्चे, आपके दिमाग में ये सारी चीजें पहले बैठी हुई होनी चाहिए। ओके, कहिए, क्लियर है? तो आइए जी, लास्ट बनाते हैं जी। आइए बच्चे।
करंट एसेट्स इनकम में एसेट क्यों दिखाओगे आप? मैडम करंट एसेट क्या होता है, मैं इलैबोरेट कर देता हूँ। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है बच्चे? डेटर्स, बिल रिसीवेबल्स, कैश, स्टॉक, बैंक, ये सारे इनकम थोड़ा है बेटे। मैं बेचूंगा तो इनकम क्या होगा? चलो एक बार बोलो, कोई बात नहीं। अगर आप स्टॉक खरीद रहे हो तो कैश जाएगा, तो जो मैं स्टॉक खरीदा तो परचेज होता है तो दिखा दूंगा उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कैश जाने पे खर्चा थोड़ा डिफाइन होता है। एक बात बताओ, मतलब अभी आप एक चीज समझो, जब आप कोई चीज परचेज करते हो, ठीक है, तो हर चीज के दो इफेक्ट होते हैं ना, कि आपने परचेज करा कैश गया। हाँ, ये वाला। हाँ, क्या कर रहे हैं इससे, मतलब क्या कह रहे हो? हाँ, स्टॉक भी होगा, वो तो लिस्ट तो बहुत ज्यादा हो सकती है, समझ रहे हो? डेटर से रीपेमेंट आ गई, वो भी आ जाएगा। वो तो लिस्ट खत्म थोड़ा ना होगी, धंधा तो बहुत बड़ा है। समझ रहे हो? डेटर ने पैसा दिया, वो भी आ जाएगा इधर, कोई दिक्कत नहीं होती। क्रेडिटर को पेमेंट करोगे, उधर चला जाएगा। समझ रहे हो? तो बहुत सारे आइटम्स और आ सकते। ठीक है बच्चे? ओके, चलिए लास्ट हम लोग का कौन सा बनेगा बच्चे? क्लोजिंग बैलेंस शीट। और ये कौन से दिन बन रही होगी? अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको ऐसा लग रहा होगा सर आप फॉर्मेट बनवा रहे हो, बेटे बड़े क्वेश्चन के आपको सीक्वेंस समझ आ गया ही। आप मुझे बताइए, सबसे पहले मैं कैपिटल फंड कौन से दिन का पकड़ूंगा? 1/4/24। फिर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सरप्लस या डेफिसिट होगा, तो मैं उसको प्लस माइनस कर दूंगा। सरप्लस होगा तो प्लस, डेफिसिट होगा तो माइनस। और ये आपका कैपिटल आ गया ना, अनलेस अब कोई ड्राइंग नहीं है, फ्रेश इंट्रोड्यूस नहीं है, तो यही हो जाएगा। ओके, क्या लिखूं लाइबिलिटी साइड में अब? डोनेशन ऑब्वियसली अगर कोई चल रही है स्पेसिफिक, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स। क्या लिखूं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या एडवांस? हाँ, एडवांस टू सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। ओके, और बताइए सर जी, एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल। अब इसके बाद आप एसेट लिख सकते हैं, हाँ दोस्त। रिसीव लाइबिलिटी से, अगर तू किसी को डोनेशन देता है तो वो टेक्निकली या तो एसेट बन जाएगा या एक्सपेंस बन जाएगा। एनजीओ जनरली डोनेशन रिसीव कर रहा है, ठीक है। देन यू हैव बिल रिसीवेबल्स या डेटर्स। और एक मेन वाला लिखवाना है, क्या लिखवाऊं, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड? सब्सक्रिप्शन एडवांस या आउटस्टैंडिंग? एग्जैक्टली, बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ओके, और क्या आएगा सर जी? अरे मैं बाय क्यों लिख रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, और क्या आ जाएगा सर? कैश, बैंक, स्टॉक भी लिख लीजिए, ऊपर लिखा था हम लोगों ने। अलग अलग लिखेंगे ऑब्वियसली। और ये आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट मैच हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैच हो गया मतलब आपने क्वेश्चन सही कर दिया। क्योंकि ऊपर से कैपिटल फंड पकड़ा, इनकम एक्सपेंडिचर सरप्लस पकड़ा, ठीक है, बाकी चीजें तो आप क्वेश्चन में डाल ही रहे हो। क्लियर है? चलिए, तो सर एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है? सीएमए के अंदर तो एमसीक्यू आएगा ऑब्वियसली, आपको एक सीक्वेंस पकड़ना होगा, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखना होगा। लेकिन सीए के बच्चों का पूरा क्वेश्चन बना हुआ आ सकता है, ठीक है, जिसमें आपको ओपनिंग क्लोजिंग बनाना होगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना। चलिए, यहां तक लिख लिया बच्चों ने? ओके, बस बेटे आज कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं करा ना, लेकिन कुछ रीड करने के लिए वो लाइन लिखवाऊंगा बस एक।
ये आपको बॉक्स में लाइन दिख रही है, ठीक है। ये लिखिए एक बार, बेसिकली क्या एनपीओस को भी, मतलब क्या कंपनीज होती है एनपीओ, बिल्कुल होती है। क्या उनको रजिस्ट्रेशन करानी होती है? बिल्कुल करानी होती है, सेक्शन 8 में। एक बार पूरी बात सुन लेना फिर लिखना। अगर हमने सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन करा ली ना, तो आपको ना जो बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर वो किस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। पर हम लोग शेड्यूल 3 नहीं सीख रहे भाई। शेड्यूल 3 जो है आपके कोर्स में है ही नहीं। क्यों नहीं है? आएगा भी नहीं। कल को जब आप अगर उधर नौकरी कर रहे होगे तो आप सीखोगे, लेकिन करिकुलम के अंदर नहीं है, ठीक है। सो वी आर एज्यूमिंग दैट नन ऑफ द कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। हम ये लिखेंगे, उसका लिख देंगे दैट वी आर एज्यूमिंग दैट सिंस कंपनीज आर नॉट रजिस्टर्ड 8, देयरफॉर शेड्यूल 3 इज नॉट एप्लीकेबल। तो मैं जो लिखवा रहा हूं लिखना बच्चे, पहले तो यही लिख लो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 are required to prepare income and expenditure and balance sheet as per schedule 3 of companies act। पूरा लिख लीजिए। शेड्यूल नहीं, कोई भी शेड्यूल। कर लिया, ठीक है। इसके नीचे अब लाइन लिखिएगा, इन दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर वी आर assuming, in this chapter we are assuming that NPO is not registered, that NPO is not registered under section 8, under section 8, comma, therefore, therefore schedule 3 is not followed, therefore schedule 3 is not followed। शेड्यूल नहीं है उसका तो, ठीक है। मतलब ये एक जैसे कस्टमरी चल रहा है, कोई ना कोई सरकार ने बहुत पहले के किसी उसमें होगा कोई ना कोई नंबर, पर आज के टाइम पे हर कंपनी जो है उसको शेड्यूल 3, आपने देखा ना वर्टिकल, जैसे आपने जैसे वो देखा है, हाँ, स्टेटमेंट ऑफ पे एंड ऑफ बैलेंस शीट, तो उसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर का भी बना, ठीक है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग स्कूल के अंदर भी फॉर्मेट्स नहीं है, एनपीओ का फॉर्मेट दिखाया ही नहीं जाता। समझ रहे हो? बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके सर, एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे बेटे, और मेरे को आपको जो मेन टॉपिक है वो आज शुरू नहीं करना। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 1 देख। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं देखिएगा, द रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ स्वराज क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 वर। तो बेसिकली रिसीट्स एंड पेमेंट दिया हुआ है, और कौन से साल का दिया हुआ बच्चे? 21-22। और आपको ऐसे दिए एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस, डोनेशन, देखेंगे ना उसको। एंड में बताइए क्या लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। बना दो ना भाई, टी शेप में जो जो इनफ्लो है उसको डेबिट साइड पे फॉर्मेट दिखा देता हूं आपको। ये देखो आपने बनाई रखा है ये, इन द बुक्स ऑफ स्वराज क्लब रिसीट्स एंड पेमेंट, साल लिख दिया 21-22, और बेटे रिसिप्ट को डेबिट साइड पे लिख दो, उसको क्रेडिट पे लिख दो, ओपनिंग क्लोजिंग पे लिख दो। शुरू कर दीजिए।
एंट्रेंस फीस होता है जैसे कोई भी, जैसे एनजीओ के अंदर आप सिर्फ फर्स्ट टाइम कुछ पैसा लिया जा रहा है एंट्रेंस। जैसे होता है ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होता है, एग्जाम्पल बनाने हैं मैंने, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है तो अगर मेंबरशिप दे देंगे और पहले 1,000 रुपए तो लगेंगे लगे, ठीक है, कि फर्स्ट टाइम रजिस्टर में नाम आने का भी पैसा है। हाँ, सही है ना, वैसा है। कैश एंड हैंड एक बात बता, फर्स्ट अप्रैल का 200 है और ये 31 तक क्लोजिंग है, तो ओपनिंग वाला डेबिट साइड और क्लोजिंग वाला इधर बैलेंस करेगा। ऐसी कैश एंड बैंक, बैंक का ओपनिंग कितना, 400, ये दोनों ओपनिंग हो गए ना भाई, और ये दोनों क्लोजिंग। सेल करिए भाई तूने, पैसा आ गया तेरे पास, टू फूड स्टफ सेल लिख दे बस डेबिट साइड। हाँ करेक्ट। मैच हो गया, मैच हो गया, तो कैश इन हैंड फर्स्ट पेज में ना दोस्त, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देना डेबिट साइड, और ये 31 मार्च का 350, बाय बैलेंस कैरेट ऑफ, सिमिलरली बैंक का भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 400, और एक क्लोजिंग, ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग हो गया, मैच हो गया ना। ओके, क्या लग रहा है बेटे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या एग्जाम में? ऐसे नहीं आते बच्चे, लाइफ इतनी इजी नहीं है बेटे, ऐसे क्वेश्चन आ जाते तो बच्चा घबरा जाता है, मैच कैसे हो गया, कुछ तो गड़बड़ है मतलब, और ये क्या हो गया भाई। बताइए। हाँ जी, कैश का बैलेंस निकाल दे, अगर कोई चीज चाहिए तो ना ओपनिंग में क्लोजिंग मिसिंग हुआ तो निकल जाए। चलो बना लो एक बार सारे बच्चे, बस फिर इतना ही रखेंगे ना, है ना, ये वाला क्वेश्चन कर लो एक बार, हो गया सर बच्चों का। चलिए, तो सर जी इधर तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करेंगे, जहां से आपके बड़े क्वेश्चन, एक क्लास पूरा सब्सक्रिप्शन चलेगा, फिर हम बड़े क्वेश्चंस पे या एक दो क्लास के बाद पहुंचेंगे, ठीक है बच्चे। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन पेपर प्रिंट हुआ है नहीं हुआ एक बार चेक करना पड़ेगा, ये वो टाइम मैंने बता रखा उस टाइम पर है, ठीक है, पर इको की क्लास के बाद तो प्रिंट हो चुका होगा, ठीक है बच्चे। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बहुत।